गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहित देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत। मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस और इसको जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन इसका जो कुछ आगे के जो पार्ट है उनके बारे में हमने चर्चा नहीं करी थी। तो आज का जो बाकी इसका जो बचा हुआ टॉपिक है इस सिद्धांत का, उसके बारे में बात करेंगे। ये सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित है। ये पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं और इसके अंतर्गत किस तरीके से कोई फर्म अपनी कीमतें निर्धारित करती है, क्वांटिटी निर्धारित करती है, इसके सब के बारे में हमने डिस्कस पहले से ही किया हुआ है। अब हम आज बात करेंगे कि मांग और पूर्ति में यदि परिवर्तन हो जाए, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये फर्म का सामने कहाँ होता है, यहाँ मांग और पूर्ति मात्रा थी और फिर हमने कीमत लिखी। हमने देखा कि मांग होकर बाएं से दाएं गिरता है, पूर्ति होकर बाएं से दाएं और बढ़ता है। दोनों साइड में मिलाते हैं, इधर OQ और इधर OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण होता है। इधर हम बोले थे कि इस साइड में पूर्ति पक्ष जो आधिक्य है उसका और इधर मांग पक्ष का आधिक्य, यानी नीचे की ओर मांग पक्ष और ऊपर की ओर पूर्ति पक्ष का आधिक्य। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। लेकिन अब यदि इन दोनों में यदि चेंज हो जाए, ठीक है, यदि सप्लाई में चेंज हो जाए, यदि डिमांड में चेंज हो जाए या दोनों में एक साथ चेंज हो जाए, तो जो हमारी कीमत है, ठीक है, जो सामने कीमत जिसको बोल रहे हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मांग में परिवर्तन का प्रभाव। क्या लिखेंगे? मांग में परिवर्तन का साम्य कीमत पर प्रभाव। मांग में परिवर्तन का साम्य कीमत पर प्रभाव। तो हम क्या बनाने वाले हैं अभी? हम सबसे पहले जो मांग और पूर्ति से जो साम्य तय होता है उसको दिखाएंगे। उसके बाद में दिखाएंगे मांग में चेंज हो रहा है किस तरीके से। तो लिखेंगे मांग एवं पूर्ति मात्रा इधर कीमत लिखेंगे। सबसे पहले हमें एक इक्विलिब्रियम दिखाना है। ये DD मांग वक्र है, SS सप्लाई वक्र है। वर्तमान में इस क्वांटिटी पे ये प्राइस डिटरमाइंड है, यानी निर्धारित है। तो ये डायग्राम क्या बता रहा है कि OP कीमत पर OQ मात्रा अभी मिल रही है। किसके द्वारा ये संतुलन, ये साम्य तय किया गया है? कि मांग और पूर्ति जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां संतुलन, क्योंकि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यही फर्म का साम्य होता है जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करें? मांग में परिवर्तन का साम्य कीमत पर प्रभाव। अब हम क्या करेंगे? मांग में परिवर्तन करेंगे। तो मांग में हम परिवर्तन कर देते हैं भाई। हम एक बार मांग को थोड़ा बढ़ा देते हैं और एक बार मांग को घटा देते हैं। इस कंडीशन में पूर्ति है जो स्थिर रहेगी, ठीक है। तो पूर्ति को हमें स्थिर रखना है, केवल मांग में ही परिवर्तन करना है। तो यहाँ D1 नाम देता हूं, ये D2, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दो मांग वक्र रेखाएं और खींची है। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी साम्य कीमत थी, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो साम्य कीमत कहाँ? जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर वाले पे बात करते हैं, यहाँ, ठीक है। मांग ने इस पूर्ति वक्र को यहाँ काटा है, ठीक है। तो मैं इसको डैश करके नीचे भी लेके जाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये नीचे मिला देते हैं, इधर इसको Q1 नाम देता हूं मैं, ठीक है। तो इसको इधर मिला देते हैं, इसको P1 नाम देंगे।
तो इस तरीके से आपने देखा कि यदि मांग में परिवर्तन हो जाता है तो नई क्वांटिटी तय होती है और नई कीमतें तय होती है। ठीक है, तो इस तरीके से। और यदि कमी हो जाए तो हम देखेंगे Q2 क्वांटिटी और नई कीमत, इसको हम कहेंगे E2 E1 नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे की ओर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इसने टच किया है मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को, तो यहाँ OQ मात्रा और OP कीमत निर्धारित हो रही है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि हमने मांग बढ़ाई लेकिन पूर्ति क्या स्थिर है, तो इस कंडीशन में रेट भी बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी रेट भी बढ़ेगी और पूर्ति स्थिर है, यदि हम इसको कमी करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें मांग में, तो आप देखते हो कि मांग में जैसे कमी होती है तो कीमत में भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो मांग का जो नियम है उसमें जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको जिस तरीके से इसमें चीजें आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसको बताएंगे। कैसे बताएंगे कि यदि पूर्ति स्थिर है, ठीक है, पूर्ति स्थिर है और यदि मांग में परिवर्तन होता है, यदि बढ़ती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि नई क्वांटिटी और नई प्राइस अपने को देखने को मिलेगी, और यदि घटता है तो ये नई क्वांटिटी और नई जो प्राइस है वो देखने को मिलती है। इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यहाँ आपको बता दें कि यहाँ मांग के नियम को यदि आप सोचोगे तो फिर आप इसको कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, मांग के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ठीक है, लेकिन अन्य बातें स्थिर रहे और पूर्ति आदि इनका भी रोल होता है। ठीक है, लेकिन मांग का नियम यहाँ नहीं समझना है हमें, यहाँ केवल ये देखना है कि यदि डिमांड में अप एंड डाउन होता है, कमी या वृद्धि हो जाती है और पूर्ति स्थिर रहती है तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बोर्ड पे आप देख रहे हो डायग्राम में क्या इफेक्ट पड़ा है, आप इसी को डिस्क्राइब करोगे तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया OX पे लिखना चाहिए क्या है, OY पे जो शो किया गया है उसको बताना चाहिए, DD क्या है, SS क्या है। ठीक है, उसके बाद में E क्या है। ठीक है, तीनों 1 2 3 E1 और E2 सभी के बारे में बताना है। ठीक है, और जैसे OX पे हमें क्या लिखना है, OX पे मांग और पूर्ति की मात्रा। ठीक है, OY पे क्या लिखना है, कीमत है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मांग एवं पूर्ति और OY पे कीमत, DD मांग वक्र, ये पूर्ति वक्र SS। E के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा के लिखते हैं कि E फर्म का साम्य, पहले E की बात करते हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों सेम ही E फर्म का साम्य है। ठीक है, जहां OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण होता है, ये में लिखना है। E फर्म का साम्य है जहां OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण होता है। इसी प्रकार से E1 और E2 पर भी नई कीमतें और नई मात्रा का निर्धारण हो सकता है। आप पर्टिकुलर एक को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि E1 पे आप कहोगे OP1 कीमत पर OQ1 मात्रा का निर्धारण होता है। E2 पे भी आप बता सकते हो कि OP2 मात्रा पे OQ2 मात्रा का निर्धारण होता है। ठीक है, कि इस OP2 कीमत पर OQ2 मात्रा का, ठीक है, इस कीमत पे इस मात्रा का। तो इस तरीके से आप सभी को अलग अलग से भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास मैटर लिखने का और भी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि मांग में परिवर्तन का है जो किस प्रकार प्रभाव पड़ता है साम्य कीमत पे। तो हमने ये देखा कि मांग में परिवर्तन का प्रभाव है ऐसा पड़ता है कि नई कीमतें तय हो जाती है और नई क्वांटिटी तय हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव। अब यहाँ हमारा सेकंड टॉपिक होगा मांग की जगह पूर्ति। पूर्ति में परिवर्तन का साम्य कीमत पर प्रभाव। तो सबसे पहले मैं ये क्या करना है, सबसे पहले OX OY कहना है, थोड़ा सा अलग बनाते हैं इसको। ठीक है, एक जैसा नहीं लगेगा। ये DD वक्र है हमारा और ये हमारा SS वक्र है, सप्लाई वक्र है। ठीक है, थोड़ा राउंडेड बनाए। पहले मैं सीधा कैसा था, इसको थोड़ा अलग बनाए थे, अलग अच्छा लगेगा। ये OQ2 मात्रा पे OP1 कीमत का निर्धारण हो रहा है। ये तो संतुलन बनाना है अपने को एक। ठीक है, इसपे क्या बता रहा है, OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण हो रहा है। ये संतुलन ये बता रहा है। ये संतुलन कैसे बनता है, मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारा जो टॉपिक है पूर्ति में परिवर्तन का भी, इस पे कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम पूर्ति में परिवर्तन करते हैं, पूर्ति हमारी ये है, एक बार इसको बढ़ा देते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं, तो हमने घटा और बढ़ा करके दोनों के जो तरीके हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ। तो इसका नाम देता हूं मैं S1, इसका S2 और इसका S2, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ, ठीक है, सबसे पहले S1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। S1 में नई पूर्ति में मांग वक्र को यहाँ काटा है, तो यहाँ नई क्वांटिटी OQ1 और नई प्राइस OP1 तय हो रही है, ठीक है। इसका नाम E1 नाम दे देंगे संतुलन का, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ हम देखेंगे बढ़ जाती है सप्लाई कम हो जाती है जो S2 के द्वारा शो की गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि नई क्वांटिटी है OQ2 कम हो रही है और नई जो प्राइस है वो बढ़ करके अधिक हो रही है, ठीक है। इस सम में को कहेंगे E2। तो इस तरीके से यहाँ E2 सम में बता रहा है कि नई जो कीमत है OP2 होगी और नई क्वांटिटी OQ2 होगी, और ये E1 क्या बता रहा है, नई कीमत OP1 है तो नई क्वांटिटी OQ1 है। तो इसमें आप जो चीजें देखने को मिल रही है वो बता सकते हो, ये बढ़ रहा है तो रेट घट रही है, लेकिन इसमें क्या माना है, मांग को स्थिर माना है, मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो ये चीजें अपने को देखने को मिलेगी, क्या कि यदि सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, तो इसमें आपको कीमतों में कमी देखने को मिलेगी, और सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, सप्लाई यदि कम हो जाती है S2 के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो उसमें कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों ही डायग्राम को आप आराम से समझा सकते हो। बाकी इसमें डिस्क्राइब उसी तरीके से करना है, ये OH पे क्या लिखा है, OI पे क्या लिखा है, उसके बाद में ADD क्या है, SS क्या है, जो लास्ट डायग्राम हमने बनाया उसी के अकॉर्डिंग E पे बताएंगे OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण हो रहा है, और E2 पे बताएंगे नई क्वांटिटी OQ2 और नई कीमत OP2 है। E1 पे बताएंगे OP1 कीमत पर OQ1 मात्रा का निर्धारण हो रहा है। तो इस तरीके से ये चीजें आप इसमें दोनों डायग्राम में बताओगे। अब हम बात करते हैं यदि दोनों में ही परिवर्तन हो जाए, यदि मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा। मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन है, यदि दोनों में एक साथ में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। इसका एक सीधा सा मैं आपको बताता हूं, यदि पूर्ति की अपेक्षा यदि मांग में ज्यादा परिवर्तन हुआ है तो क्या रहेगा, मांग पक्ष प्रभावी रहेगा, और मांग की अपेक्षा पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन हुआ है तो कौन सा पक्ष प्रभावी रहेगा, पूर्ति पक्ष। तो जो ज्यादा रहता है, ठीक है, ज्यादा जिसमें परिवर्तन होता है वही पक्ष क्या रहता है, ज्यादा प्रभावी रहता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें दो संतुलन बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले OX खींच लेते हैं हम, इधर कीमत, इधर मांग एवं पूर्ति मात्रा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम एक DD मांग वक्र बनाते हैं, SS सप्लाई वक्र बनाते हैं। इसने ये बताया कि इस तो संतुलन हमें ये दिखाना है कि OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण हो रहा है, ठीक है। ये संतुलन हमने एक बना दिया जैसे कि हमने पहले बनाया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस तरीके से मांग में परिवर्तन किया, ठीक है। मांग में बढ़ा रहा हूं, ये D1 मांग बढ़ा दी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पूर्ति में भी हम परिवर्तन कर देते हैं, पूर्ति में भी वृद्धि कर देते हैं। हमने पूर्ति में भी वृद्धि कर दी है। तो अब नया जो DD वक्र था हमारा और नया जो सप्लाई वक्र है, ठीक है, ये D1 नया मांग वक्र है और ये S1
नया सप्लाई वर्कर है, ठीक है। ये कहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, वही नई कीमत और नई मात्रा का निर्धारण होगा। तो यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसको हम ब्रैकेट करके मिलाएंगे, अलग देखने चाहिए। ये OQ1 मात्रा, इसको E1 नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से ये नई कीमत और नई मात्रा का निर्धारण हो गया है। नई कीमत OP1 और नई मात्रा OQ1 का निर्धारण होगा। तो इस तरीके से दोनों में परिवर्तन हो जाए तो भी हम बता सकते हैं। इसमें यही बताया जाता है कि किस में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। यदि पूर्ति की अपेक्षा मांग में अधिक है तो मांग पक्ष प्रभावी, और कि मांग की अपेक्षा पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन है तो पूर्ति पक्ष। तो जिसमें ज्यादा परिवर्तन वही पक्ष क्या रहता है, प्रभावी रहता है। तो इस तरीके से दोनों में एक साथ परिवर्तन होने पे इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। डिस्क्राइब इसको उसी तरीके से करना है। सबसे पहले OHOI क्या है, फिर E क्या है, DD क्या है, SS क्या है, सबको लिखना है। DD मांग वर्कर, SS सप्लाई वर्कर, E फर्म का साम है जहाँ OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण होता है, ठीक है। तो यही चीजें आपको सारी की सारी इसमें बतानी है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। और किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। और सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।